जय हिंद दोस्तों। आपका हलुक एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ अर्थात ग्राम पंचायत जो ऑफिसर का वैकेंसी मेंस का फॉर्म है, मेंस की क्लास आपके लिए हम करा रहे हैं, जिसमें आपको हम मेन सब्जेक्ट कौन सा है, ग्राम पंचायत है। ये आपका 65 नंबर का आना है। ये चैप्टर ये सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया है। पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, ये चैप्टर हम करा चुके हैं, अर्थात आप 10 नंबर कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम लास्ट जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 5वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका 20 नंबर का है, ठीक है। और इसमें योजनाएं काफ़ी हैं, इसलिए इस चैप्टर को पहले स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि योजनाएं आपको रटने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले पढ़ा देंगे तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इससे आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक। इसलिए हम आपको 5वां चैप्टर करा रहे हैं, ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम। ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में दिया है, ठीक है। तो हमको उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो चैप्टर आपका क्या है, ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम, ठीक है। और इस चैप्टर में जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, इस चैप्टर में सिलेबस क्या दिया है, सबसे पहले जो आपका सिलेबस है क्या है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी कि RGSA, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। दूसरा क्या दिया है, दूसरा आपका जो सिलेबस दिया है, स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्रामीण पेयजल योजना। पेयजल योजना कौन कौन से, फेज 1 और फेज 2, ठीक, यानी दोनों फेज को हमको पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना है, जितनी ग्रामीण में स्वास्थ्य योजना चलती हैं, ठीक। उसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम, जो भारत सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी की गई, ये 3 दिया है। ये हमको पढ़ना है, ये हमारा 5वां चैप्टर है। इसमें से आपको 20 नंबर का आना है, यानी कि 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। इसको आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको 20 में 20 नंबर लाना है यहाँ से, यानी 65 में से आपको 62-63 नंबर लाना जहाँ तक हो सके, कोशिश जो रहा है आपके, ठीक। तो आइए, सिलेबस हमने देख लिया, और इसके लगभग आपके 4 से 5 क्लास हो सकते हैं, क्योंकि 20 नंबर का थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आते हैं हम लोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA, क्या आते हैं, RGSA, ठीक। तो सबसे पहले किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपका जो आता है पंचायती राज मंत्रालय, जो भारत सरकार के अंदर है, पंचायती राज मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और एक केंद्र द्वारा निर्मित अभियान है। अगला आते हैं हम लोग, और ये लॉन्च कब किया गया था, ये 24 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 24 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था। और आपको पता होगा 24 अप्रैल का पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पंचायती राज दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ था, ये 2010 से तत्कालीन मनमोहन गवर्नमेंट ने स्टार्ट कराया था। उस टाइम किसकी सरकार थे 2010 में, तो सेंटर में मनमोहन सरकार थे, ठीक। और जिसका नारा दिया गया था उस टाइम, तो क्या दिया गया था, सशक्त पंचायत सतत विकास। क्या बोला गया था, सशक्त पंचायत एवं सतत विकास, ये नारा दिया गया था, ठीक है। देन उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, जो मेनली इसका उद्देश्य स्टार्ट किया गया है, तो उद्देश्य क्या था, तो इसके उद्देश्य कई सारे थे, जिसमें आपका उद्देश्य सबसे पहला क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज प्रणाली को विकसित और मजबूत करना था। क्या करना था, ग्रामीण क्षेत्रों में, आपको पता है पंचायतें कहाँ होते हैं, सिटी में तो होती नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। तो पंचायत राज प्रणाली को विकसित और मजबूत बनाना था, उनको सशक्त बनाना था, ठीक है। और जो इसका टाइम पीरियड फेज चला था, तो 2018 से 2019 चला था, लेकिन बीच में कोरोना आ जाने की वजह से स्थगित था। फिर 21 से 22 तक चला था, ठीक है। इसके बाद इसका सेकेंड फेज आता है, सेकेंड फेज हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। और इसका वर्तमान स्वरूप क्या है, तो ये पंचायतों के दायरे में आने वाली, किसके, पंचायतों के अंदर के दायरे में आने वाली सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों को पूरा करना है। क्या करना है, जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG जो आपके 17 थे, इनको क्या करना, पूरा करना है, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या है, पूरा करना है, ये इसका क्या है, मेन मकसद। फिर पंचायतों की शासन व्यवस्था को क्या करना है, विकसित करना है।
पंचायतों के शासन व्यवस्था को क्या करना है, विकसित करना है। अभी केवल मोटा मोटा देख रहे हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में हम लोग। सतत विकास डेवलपमेंट में क्या है, यानी कि जो 17 गोल है उनमें कौन कौन से थे आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल थे। 17 गोल में से कौन कौन आपके थे मेनली, तो उसमें आपका क्या था, गरीबी उन्मूलन था, ठीक है। दूसरा भूखमरी को दूर करना था, यानी कि भूखमरी समाप्ति करना था। तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल थे, जिसमें आपको गरीबी उन्मूलन था, भूखमरी समाप्ति, स्वास्थ्य विकास यानी शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छता और पानी का सतत प्रबंधन। अभी केवल बता दे रहे हैं, आगे एक्सप्लेन करेंगे पूरा, ठीक है। ऊर्जा, निरंतर समावेश सतत आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत ढांचे, असमानता को समाप्त करना, सुरक्षित, टिकाऊ एवं मजबूत मानव बस्तियों का निर्माण करना, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न विकसित करना, समुद्री संसाधन का संरक्षण, स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली का विकसित करना, शांतिपूर्ण एवं समावेशी समितियों को बढ़ावा देना। लास्ट क्या था आपका, वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। ये आपके सस्टेनेबल गोल में आते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल हलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप अपने दोस्तों तक, जिससे कि और लोगों तक इसका लाभ मिल सके आसानी से, ठीक है। क्योंकि आप लोग शेयर करने में थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, कंजूसी मत करिए आप लोग, ठीक है। ये आपके सस्टेनेबल जो गोल थे। अब हम लोग आते हैं वर्तमान में क्या है इसकी हालत, इसकी वर्तमान में किसकी क्या कंडीशन है। वर्तमान में RGS अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान, इसका आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो संशोधित रूप लागू हो करंट टाइम में, क्योंकि अब आपका सेकेंड फेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सेकेंड फेज आपका कब, 2022 से 2026 तक इसको मंजूरी दी गई। कहाँ से कहाँ तक, 2022 से आपको 2026 तक इसकी मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। और ये मंजूरी कब मिली थी, 13 अप्रैल 2022 को दी गई थी, और ये आपका 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, किसी भी बिना कारण के, बिना किसी दखल अंदाजी के। और इसका जो बजट निर्धारित किया गया है, तो बजट कितना निर्धारित किया गया है, 5,911 करोड़, इतना टोटल बजट निर्धारित किया गया है। 5,911 करोड़ इसका पूरा बजट निर्धारित किया गया है। और ये क्या है, ये जो संशोधित रूप ये किसका है, जो पहला वाला RGS था उसी का संशोधित रूप ही लागू किया गया है, जिसमें पहले वाले में क्या बताया गया था कि सतत विकास लक्ष्य अर्थात SDG को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को विकसित करना था, ठीक है। और क्या बात की गई थी कि इसको ग्राम पंचायत को सरकार के तीसरे स्तर तक, ग्राम पंचायत को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में प्रभावी ढंग से क्या करना, कार्य करने हेतु सक्षम बनाना है, क्योंकि जब कार्य नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा पंचायतों को होना, इसलिए ये लाएगा, तो ठीक है। ग्राम पंचायत को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में प्रभावी ढंग से क्या करना, इसको सक्षम हेतु लागू या सक्षम बनाना है। उसके बाद क्या था, पंचायती राज संस्थाओं NPRI के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता का विकास करना है। और क्षमता का विकास कैसे होगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, इससे उनका क्या होगा, क्षमता का उनके विकास होगा, ठीक है। ये हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव यानी इसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। इसके क्या क्या उद्देश्य है, पहले हमने क्या बताया, इस सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पंचायती राज अर्थात PRI की शासन क्षमताओं का विकास करना। दूसरा क्या होता है, दूसरा भी नहीं होता हमने, फिर और इसका क्या क्या है, इसका राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के समाधान के लिए, इसके राष्ट्रीय मुद्दों को, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। जब अधिकतम उपयोग करेंगे तभी डेवलप होगी हमारी इकोनॉमी। और क्या था इसका, राजस्व को अपने स्रोत जुटाने के लिए पंचायतों की क्षमता को बढ़ाना, किसके,
राजस्व के स्रोत, यानी पंचायतों की क्षमता का विकास करना। तो कैसे विकास होगा? तो राजस्व स्रोत बढ़ाकर, समावेशी स्थानीय स्वशासन यानी स्थानीय स्वशासन को बढ़ाकर और राजस्व बढ़ाकर, ठीक है। और पंचायतों की प्रशासनिक दक्षता यानी कि उनकी, अगर पंचायतों की एफिशिएंसी बढ़ा दिया जाए, और एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? उनका सुशासन अच्छा कर दिया जाए, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इन तीनों चीज़ हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक प्रशासनिक दक्षता बढ़ जाएगी। सुशासन अच्छा होगा यानी कि करप्शन नहीं करेंगे पंचायत के लोग, पूरा जितना पैसा उसका पूरा यूटिलाइज करेंगे। ट्रांसपेरेंसी रहेगा कि हाँ ये पैसा यहाँ खर्च किया, ये पैसा हमने यहाँ खर्च किया, इतना रोड बनाने में किया, इतना तालाब बनाने में किया, इतना जल संरक्षण के लिए किया, और उनकी जवाबदेही हो जाएगी, ठीक। तो पंचायत राज को क्या करना था? क्षमताओं का निर्माण, उनका सहायता प्रदान करना, सहायता कैसे? फाइनेंशियली हो गया, और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनके भी साथ सहयोग करना है, ठीक है। और पंचायतों की जिम्मेदारियां व शक्तियों का हस्तांतरण करना था। पंचायतों की जिम्मेदारियां और शक्तियां, जब शक्तियां देंगे तभी जिम्मेदारियां, रेवेन्यू देंगे तभी उनकी जिम्मेदारी देंगे आप उनको। और ये पूरा कवरेज कहाँ तक है? इसका पूरा कवरेज है आरजीएसए का सभी राज्यों व यूटी में है। यहाँ तक आपको पता होगा कि हर स्टेट के हर कोने तक आपका पंचायती राज लागू नहीं है, कुछ एरिया छूटे हुए हैं, लेकिन आपका जो आरजीएसए है ये आपका हर राज्य और हर यूटी के, यानी प्रत्येक यूटी, प्रत्येक राज्य के कोने कोने तक आरजीएसए लागू है, ठीक है। सभी जगह क्या है? लागू है। क्योंकि आपको पता होगा संविधान और पेशा अधिनियम 1996 के अनुसार, पेशा अधिनियम 1996 के अनुसार पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारी के हस्तांतरण को बढ़ावा देने की बात कही गई है। और प्रशासनिक दक्षता कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए बेहतर सेवा वितरण के लिए पंचायतों में क्या? सुशासन को सक्षम करना। सक्षम करने के लिए क्या कर सकते हैं? ई गवर्नेंस ला सकते हैं, ई गवर्नेंस, ठीक है। ई गवर्नेंस से क्या होगा? थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और अन्य टेक्नोलॉजी भी ला सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी लाया जा सकता है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, इस तरह सब सिस्टम में अपडेट चीज़ें कर दिया जाए, ऑनलाइन चीज़ें कर दिया जाए, तो क्या होगा? इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और लोगों तक जल्दी चीज़ें पहुंच पाएंगे। इसका जो मेन फोकस एरिया था, इसका जो मेन फोकस एरिया क्या है? तो फोकस एरिया में क्या इसका? पीआरआई यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण करना है। उनको क्या करना है? प्रशिक्षण देना है। इनको जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, क्योंकि अब आप पता होगा गाँव में हो सकता है कुछ लोग पढ़े ना हो, पढ़े हो तो उतना ना पढ़े हो कि उनको टेक्नोलॉजी ज्ञान हो, तो उनको टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान देना आवश्यक है, तभी वो लोग सही से काम कर पाएंगे। अगर टेक्नोलॉजी ज्ञान नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे लोग? ठीक ठीक, उनको सही से उनका प्रशिक्षण देना। और बुनियादी अभिविन्यास प्रशिक्षण चुनाव को 6 माह के अंदर, यानी कि जैसे चुनाव हो जाता है, प्रतिनिधि चुना जा चुका है, तो प्रतिनिधि चुना जाने के 6 माह के अंदर क्या करना? उनको ट्रेनिंग देना है, 6 माह के अंदर ट्रेनिंग कराना है। क्योंकि अब पता चला ट्रेनिंग तो बोल दिया गया, लेकिन इलेक्ट हो गया बंदा, अब वो ट्रेनिंग कराया नहीं गया, तो अपने पुराने ढांचे से काम करता रहेगा वो। हो सके 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, पता चला 5 साल निकल गया, ट्रेनिंग कराई नहीं गई, तो टेक्नोलॉजी उनके बारे में कैसे उनका विकास होगा? और फिर उनका पुनः प्रशिक्षण करना 2 साल के भीतर है। दूसरा प्रशिक्षण कब करना है? 2 साल के अंदर फिर करना है, ठीक। क्योंकि अब यंग हो चुके हैं वो, कोई अगर बंदा 60 साल का इलेक्ट होता है तो उनको भूलती हुई जल्दी चीज़ें हैं। यंग जगह आप पता होगा, जैसे बच्चे रहते हैं, बच्चों की लर्निंग पावर अच्छी होती है, अगर आप बुढ़े हो जाते हैं तो उनकी लर्निंग पावर क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है, ठीक है। वही चीज़ को बताया गया यहाँ पर। और इसका विजन क्या था? किसका? आरजीएसए का। आरजीएसए का विजन था सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास। सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास। ये विजन था, सबका साथ रहेगा, सबका गांव, सबका विकास, तभी सबका विकास हो पाएगा। ये इसका क्या था? विजन था। और आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था भारत तो गांव में बसता है, अर्थात भारत की मोस्ट पॉपुलेशन कहाँ रहती है? गांव में रहती है।
और 2011 के जनगणना के अनुसार कितना, 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग लगभग 65-66% जनसंख्या गांव में रहती है। कहाँ रहती है? गांव में रहती है। ठीक है, क्या लगभग 65 से 66% कहाँ जनसंख्या रहती है? गांव में रहती है। और गांव को क्या करना था? आत्मनिर्भर बनाना है। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या? पंचायतों को होना अति आवश्यक है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही स्वरूप है पंचायत है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही स्वरूप है क्या? PRI, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब क्या देख लेते हैं हम लोग? प्रशासनिक ढांचा देख लेते हैं। किसका? इसी का प्रशासनिक ढांचा कैसा है। ठीक है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का प्रशासनिक ढांचा कैसा है। इसके लिए ढांचा कैसे बनाया गया था? मेनली तो दो स्तरीय है। कैसा है? दो स्तरीय है, सेंटर और स्टेट। और इसी के अंदर तीसरा क्या जोड़ा गया था? पंचायती जोड़ा गया था, स्थानीय सरकार जोड़ा गया था। ठीक है, आपका सेंटर हो गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार होगा, ये दो स्तरीय थे। उसके बाद में आपका स्थानीय सरकार अर्थात पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जोड़ा गया। यही क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एग्जाम्पल है। इसमें आपका ग्राम सभा है, ग्राम सभा के सदस्य हैं। ठीक, ग्राम सभा और क्या है? ग्राम सभा के सदस्य हैं। और ये क्या करते हैं? प्रधान और सदस्य का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? ग्राम और सदस्यों का चुनाव करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? जो स्थानीय स्वशासन है, तो ये स्थानीय लोगों को द्वारा चुने जाते हैं और स्थानीय लोगों के लिए क्या करते हैं? शासन करते हैं, उनके लिए शासन करते हैं और उनके विषय में स्वयं शासन करने के निर्णय लेते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर क्या लागू करना चाहिए, यहाँ की मूलभूत सुविधाएं क्या है, किनको दिया जाना चाहिए, क्या आवश्यकता है, किस एरिया में क्या आवश्यकता है। ठीक, इस चीज लिए विकेंद्रीकरण करना आवश्यक था। जैसे कि विकास के माध्यम क्या देखा जाएगा? कि शिक्षा कहाँ जरूरत है, स्वास्थ्य के लिए कहाँ जरूरत है, बिजली, पानी, सड़क, स्ट्रीट, तालाब, वाटर कंजर्वेशन, नाली सफाई, गांव में खड़ंजा, ये सब चीजें लगने के लिए स्थानीय स्वशासन ही कर सकता है। ठीक, आप लोग को समझ आ रहा ना प्रॉपर्ली? क्योंकि आप लोग कमेंट वो लोग करते तो, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग को पीडीएफ के लिए क्या करना है? तो पीडीएफ के लिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पर डे वाइज डे आपको पीडीएफ मिल जाया करेंगे। हर लेक्चर वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जा रही है। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप लोग कोई नहीं बोले कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। तो काफ़ी बच्चे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर, पीडीएफ कहाँ मिलेगी। हमने आप लोग को बता चुके हैं कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल हलो एग्जाम के नाम से है, हलो एग्जाम के नाम से। ठीक है, और लिंक भी दे दी गई है। और आपका एक है जो चैनल बना हुआ बीपीओ पीडीएफ के नाम से, UPSSC बीपीओ पीडीएफ के नाम से भी चैनल बना हुआ है। दोनों जगह आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और आप लोग हलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किस पर? ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रम के वित्त संबंधी। किनका? जो फाइनेंस होता है कैसे होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है सेंटर स्टेट में, उसका कैसे किया जाता है। ठीक है, सेंटर कितना पैसा देता है और स्टेट कैसे पैसा देता है, ये तो पता है आपको कि RGS किस लिए आया था? ये SDG 17 लक्ष्यों को गांव में लागू करने के लिए आया था, समग्र विकास के लिए। इसमें सेंटर का फाइनेंस है और स्टेट का, तो सेंटर स्टेट का 60-40 का रेशियो चलता है। सभी स्टेट हैं उनमें 60-40 का रेशियो है। 90-10 का, तो 90-10 का कहाँ है? नॉर्थ ईस्टर्न यानी पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य एवं जम्मू कश्मीर यूटी में। ठीक है, और जितनी यूटी बच रही वहाँ पर 100%।
क्या है, यूटी में क्या 100% है, 90-10 का पूर्वोत्तर श्रेणी में है। अब आरजीएसए के अंतर्गत कुछ योजनाएं लाई गई थी। कौन कौन सी योजना है इसके अंतर्गत? आरजीएसए के अंतर्गत यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के अंदर क्या की कुछ योजनाएं लाई गई थी। जब उनको वहाँ का विकास करना है, इसके अंदर कुछ ना कुछ योजना तो लॉन्च करनी पड़ेगा आपको, तभी योजना कब लाएंगे आप लोग, योजना से विकास होगा। क्योंकि अब अगर आपने आरजीएसए लागू कर दिया, वहाँ पर कुछ फंड ही रिलीज नहीं किया, कोई योजना तैयार ही नहीं किया, कोई ड्राफ्ट नहीं बनाया, कोई प्लान नहीं तैयार किया कि क्या करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या नहीं करना, वहाँ की मूलभूत सुविधाएं क्या ज़रूरतें हैं, ठीक, इन सब चीज़ों करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान तैयार करेगा, तो उनके अनुसार कुछ योजनाएं तैयार की जाएंगी। जैसे कि उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना? उज्ज्वला योजना। दूसरा आपका मिशन इंद्रधनुष। तीसरा प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री जनधन योजना काफ़ी फेमस हुई थे। प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की जो योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री क्या है? जन धन योजना। ये आप काफ़ी फेमस हो गई थी। इसमें घर घर की औरतों ने जा जाकर खाता खुलवाया था कि हमारे इसी में 15 लाख आएगा। क्या आएगा? 15 लाख आने के चक्कर में सब लोगों ने खुलवा लिया था, लगभग मोस्ट आप लोगों में से भी काफ़ी लोग के घर खुलवाए होंगे, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये बीमा संबंधित है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और उजाला योजना। तो उज्ज्वला योजना भी आपकी काफ़ी फेमस चल रही थी, इसमें गैस सिलेंडर दिया जा रहा था फ्री, ठीक। ये 7 मेनली क्या है, आरजीएसए के अंतर्गत प्रमुख योजना है। अब क्या करेंगे हम लोग, इन योजनाओं को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। क्या करेंगे? 1 बाय 1 पढ़ना हमको। उससे पहले और एक दो चीज देख लेते हैं हम लोग। क्या कि जो आरजीएसए में है, सेकेंड जो पेज स्टार्ट किया गया आपका कब से? 22 से 2026 तक, ठीक। जो इसमें सेंटर का पैसा कितना है? तो सेंटर का जो पैसा है 37 करोड़ है, और स्टेट का, तो स्टेट का जो बैलेंस है 2211 करोड़ है। कितना है? 2211 करोड़, ठीक है। ये हमने बता चुका है, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देने को कि फिगर है, नंबर है, तो आपको याद रहना जरूरी है, ठीक। और फाइनेंस बता दिया है कि आपको सेंट्रल स्टेट कैसे कैसे देंगे, 60-40 में देंगे और 90-10 में रेशियो है, ठीक। ये मिलियन का काम था। और इसके कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी है? किसकी लाभार्थी की? तो लाभार्थियों की संख्या लगभग लगभग इसमें कितनी है? जो ग्रामीण स्थानीय निकायों के लगभग किसके, ग्रामीण स्थानीय निकाय के, कहाँ के? ग्रामीण स्थानीय निकायों के लगभग 60 लाख। कितना है लगभग? लगभग कितना है? 60 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि। 60 लाख लगभग निर्वाचित प्रतिनिधि, पदाधिकारी और अन्य हित धारक इस योजना के प्रदर्शन से लाभार्थी होंगे, ठीक। इतना चीज बता दिए और बता दे रहे हैं आपको। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक ये लागू रहेगा, ठीक। ये बता चुके हैं, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक को लागू किया गया है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। अब एक एक हम लोग क्या करते हैं, योजनाएं देख लेते हैं। क्या करते हैं, एक एक हम लोग योजनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना आपको पता है कैसे संबंधित है? ये आपका गैस सिलेंडर से संबंधित है। किससे संबंधित है? गैस सिलेंडर से।
ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? ये तब जो अभी करंट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा 1 मई, कब? 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1 मई 2016 को। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि आपका यूपी के बलिया से स्टार्ट किया गया था। तो आपके क्वेश्चन पूछने का चांस अच्छा है, क्योंकि यूपी से है और यूपी काफ़ी पिछड़ा जिला है, तो इसलिए पूछ सकता है। ये यूपी के बलिया जिले से स्टार्ट किया गया था। और प्रधानमंत्री जी ने क्या है, 10 महिलाओं को खुद अपने हाथों से रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान करके इस योजना का शुभारंभ किए थे। कितने? 10 महिलाओं को गैस कनेक्शन देकर शुभारंभ किए थे। और इसका स्लोगन क्या था? तो स्लोगन इसका था, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ठीक। उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था, अगले 3 वर्षों के अंदर, कब तक? अगले 3 वर्षों के अंदर बीपीएल के श्रेणी में आने वाले, कहाँ पर? बीपीएल के श्रेणी में आने वाले 5 करोड़ लाभार्थी को लाभ देना है, यानी 5 करोड़ लोगों को इसका लाभ देना था अगले 3 सालों में। इसका जो मेन फीचर्स क्या था, की पॉइंट, मेन फीचर क्या है? इसमें था आपका निःशुल्क, प्रोवाइड भी कैसे करना, तो निःशुल्क करना है। एलपीजी गैस कनेक्शन क्या करना है महिलाओं को? सबसे पहली बात तो महिला सदस्य के नाम होगा, क्योंकि आपको जैसे पता है कि हमारे गांव की सोसाइटी और मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, इसलिए महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया गया है? महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि पुराने टाइम में किससे खाना बनाते थे आप लोग घर में? चूल्हा बनाते थे आग से जला करके। तो आग से पता आपको कितना स्मोक धुआं निकलता है, पॉल्यूशन करता है, और महिलाओं के लिए कितना घातक और खतरनाक। तो इसलिए मोदी जी ने क्या किया था, सबसे पहले महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, इसलिए महिलाओं के नाम पर और महिलाओं के स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें किया गया था कि महिलाओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और बीमारियां कम से कम हो या ना के बराबर हो। तो उन्होंने क्या किया था, एक सिलेंडर और एक प्रेशर रेगुलेटर देकर उद्घाटन स्टार्ट किए थे। और ये ग्रामीण और शहरी, कहाँ पर? ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों के लिए, जो बीपीएल परिवार थे, ग्रामीण के हों चाहे शहरी को, दोनों परिवारों के लिए इसमें शामिल किया गया था। और साथ ही 1600 रुपये सब्सिडी राशि जनधन बैंक खाते में भेजी जाएगी, ये भी बोला गया था। कितना? 1600 रुपये आपकी राशि भेजी जाएगी खाते में सीधा, किसमें? जनधन अकाउंट में। ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है और मंत्री के अंतर्गत है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जैसे कि आप लोगों ने पहले भी कभी पढ़ा होगा, तो ये आता आपका किसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम एंड एवं प्राकृतिक प्राकृतिक नेचुरल गैस। मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान थे। कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। ये आपका एक योजना हो गई। अगली योजना आते हैं, तो अगली हमारी क्या थे? मिशन इंद्रधनुष। कौन सी थी? मिशन इंद्रधनुष। ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? मिशन इंद्रधनुष के मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी 2014 में दिसंबर में। कब? 2014 में दिसंबर में। और दिसंबर का दिन कौन सा था? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे पर स्टार्ट किया गया था। कब? गुड गवर्नेंस डे पर स्टार्ट किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? स्टार्ट करने का मेन उद्देश्य क्या था? इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या? 2020 तक, कब तक? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण का कार्यक्रम पूरा करना था। यानी किसमें? 2020 तक क्या करना था? टीकाकरण कार्यक्रम पूरा करना था। इसमें 7 टीके निर्धारित किए गए थे। कितने? 7 टीके। उनमें 7 टीके कौन कौन थे? तो इनमें से जो 7 टीके थे, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, क्षय रोग, हेपेटाइटिस बी एंड मेजिलिस। ये मेजिलस था। इन 7 आपके टीके निर्धारित किए गए थे मिशन इंद्रधनुष के तहत, जिसमें क्या है, ये बचाव रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए निर्धारित किया गया है। इनमें से क्या है? बचाव तथा
रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए स्टार्ट किए गए थे। और इसका मंत्रालय क्या है? क्योंकि आपसे मंत्रालय जरूर पूछ सकता है। देखो जैसे आपने जो लोग लेखपाल दिए होंगे, जो लोगों ने जो भी लास्ट टाइम लेखपाल एग्जाम दिए होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि आपका जो ग्रामीण विकास वाला था उसमें से सभी के सभी योजनाएं पूछ लिया था, 25 योजनाएं। और उसका क्या पूछा था? मंत्रालय पूछ लिया था कि ये योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो इसमें भी आप लोग ये सजग रहे कि मंत्रालय पूछेगा आपका काफी क्वेश्चन। ठीक। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, केंद्रीय स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। और हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया है। कौन है हेल्थ मिनिस्टर? मनसुख मांडविया है। ठीक। अगली आपके आते हैं सौभाग्य योजना। कौन से? सौभाग्य योजना। तो सौभाग्य योजना ये भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है। और ये कब स्टार्ट किए गए थे? ये 25 सितंबर को स्टार्ट किए गए थे। आपका अभी जो पिछले बताए थे वो 25 दिसंबर के थे। पिछले कौन से थे आपके? इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष 25 दिसंबर को स्टार्ट किए गए थे। और सौभाग्य योजना आपका 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट किए गए थे। ठीक। ठीक है ना। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर स्टार्ट किया गया था। ठीक। इसका लक्ष्य क्या था? उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका जो ऑब्जेक्टिव था, ग्रामीण एवं शहरी, कहाँ पर? ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी घरों को विद्युतीकरण करना, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन करना। क्या करना? इलेक्ट्रिफिकेशन करना। सभी घरों तक क्या पहुंचा था? लाइट पहुंचाना था। क्योंकि आपने देखो, पता होगा कि धीरे धीरे डेवलपमेंट चीज क्या है? डेवलपमेंट चीजें धीरे धीरे होती है। अब पता चले कि आज जो जरूरत है वो कल की जरूरतों पर हम छोड़ नहीं सकते हैं। जो चीज़ें आज है उनको आज करना जरूरी है। अब इलेक्ट्रिफिकेशन जरूरी था तो इसलिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और योजना का नाम क्या दिया गया? पीएम सौभाग्य योजना। ये सौभाग्य मिले सबको, ग्रामीण और शहरी लोगों को, सभी को, कि लाइट पहुंचे सभी घरों तक। और इसमें क्या कहा गया था कि बीपीएल परिवार, कौन कौन से? बीपीएल परिवार को क्या है? निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। किसको? बीपीएल परिवारों को लाइट कनेक्शन दिया जाएगा, पूरी तरह से फ्री दिया जाएगा। ठीक है। और उसमें जो अन्य परिवार बच रहे थे तो अन्य परिवारों को 500 रुपये शुल्क पर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। जिन जिन पर हम हाईलाइट करें उनको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। बीपीएल के लिए निःशुल्क था, जो अन्य परिवार था उनको 500 रुपये के शुल्क के साथ कनेक्शन देना था। और लक्ष्य कितने का रखा गया था? तो लक्ष्य इसमें टोटल 3 करोड़, कितने का? 3 करोड़ घरों का विद्युतीकरण के लिए लक्ष्य रखा गया था। कितना? 3 करोड़ घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। और इसमें जो संचालन कौन करेगा? तो इसका संचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया था। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया था। ठीक है। इसको दिया गया था सौभाग्य योजना। सौभाग्य का फुल फॉर्म क्या था पूरा इसका? जो सौभाग्य का फुल फॉर्म था आपका, SAUB, एक मिनट टाइम लीजिए। ठीक है। सौभाग्य बी, बी के बाद फिर आपका एच। ये थोड़ा हैंग कर रहा सिस्टम। तो सौभाग्य का फुल फॉर्म क्या था ये भी पूछ सकता है आपका। तो इसका था सहज, यानी कि पीएम सहज बिजली हर घर योजना। पीएम सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म था। 100 भाग से क्या हो जाएगा? 100 भाग से सहज बिजली हर घर योजना, ये था इसका फुल फॉर्म। ठीक है। और इसके बाद क्या जाए, किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? विद्युत मंत्रालय के द्वारा। ठीक। अगली योजना क्या दिया हुआ है? अगली योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये आपको पता है काफी फेमस योजना है और काफी जमीनी स्तर पर ये लागू भी हुई है। जमीनी स्तर क्या, विश्व में लगभग सब जगह यानी जो कामयाब
योजना हुई थी, ये है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, और इसकी स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 28 अगस्त 2014 को इसके स्टार्ट किया गया था, यानी शुभारंभ किया गया था। आदर्श वाक्य क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता। 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट किया गया था, ये इसका स्लोगन था, मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि ऑब्जेक्टिव जरूर जानना जरूरी है, क्योंकि आपका 2 ही 3 चीज पूछेगा मैंने। ये योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, उस मंत्रालय के मंत्री कौन है, कब स्टार्ट किया गया है, इसका स्लोगन क्या है, और ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, या बजट पूछ लेगा, बजट कितना है। ठीक है, ये चीजें पूछ लेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका वंचित वर्गों का, किसका? वंचित वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन, यानी कि बैंकिंग एक्टिविटी से उनको जोड़ना था। जो पिछड़े लोग हैं उनको क्या करना था? बैंकिंग एक्टिविटी से जोड़ना था। ठीक, बैंकिंग एक्टिविटी मतलब क्या होगा? यानी सेविंग अकाउंट खोलना है, क्रेडिट कार्ड देना है, पेंशन हो गया, इंश्योरेंस, इन सभी चीज़ों से क्या करना? जोड़ना था। और इससे गवर्नमेंट को काफ़ी फायदा भी हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया? अकाउंट खुलवाए। क्या किया? लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों ने अकाउंट खुलवाए, जिससे कि अगर कोई 50-50 रुपए भी रखेगा तो काफ़ी रुपए हो जाएगा। कुछ लोगों ने 500 रखा, कुछ लोग अपने अकाउंट में 1000 रखे, तो हिसाब से गवर्नमेंट के पास काफ़ी बजट भी पहुंच गया, उससे अपना खर्च भी चला लिया। ठीक, और साथ में क्या किया गया था? तो इसमें रुपे डेबिट कार्ड, क्या है? रुपे डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड और प्लस 1 लाख का दुर्घटना बीमा भी किया गया था साथ में। क्या किया गया था? रुपे डेबिट कार्ड दिया गया था और 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी किया गया था। ठीक, और जो लास्ट अपडेट है, क्या लास्ट अपडेट है इसमें? 10 अगस्त 2022 तक का। कब तक का? 10 अगस्त 2022 तक का क्या लास्ट अपडेट है? तो उसमें बताया गया था कि 46.25, यानी 46.25 करोड़ बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं। कितने? 46.25 करोड़ बैंक खाता खोले जा चुके हैं, जिनमें से 55.59%, कितना? 55.59%, इनमें से महिलाएं हैं। लगभग लगभग 55.5% क्या है इसमें महिलाएं बताई गई थी। कितनी महिलाएं? यानी कि पुरुषों से ज़्यादा यहाँ पर महिलाओं ने चढ़ बढ़ कर भाग लिए थे अकाउंट खुलवाने में, क्योंकि उस टाइम लालच भी था लोगों को, क्या हो सकता है 25 लाख हमारे अकाउंट में, सॉरी 15 लाख हमारे अकाउंट में आ जाए, इसलिए महिलाओं ने और चढ़ बढ़ के अकाउंट खोले थे। ठीक, अब आते हैं हम लोग किस पर? प्रधानमंत्री जीवन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये किससे संबंधित है? ये बीमा से संबंधित है, आपकी बीमा योजना है। किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बीमा संबंधित है। जीवन मतलब लाइफ, ज्योति लाइफ को उज्ज्वल करना। ठीक है, तो यहीं से आप लोग समझ लीजिएगा। किससे? जीवन, जीवन किससे जुड़ा रहेगा? बीमा पे। ठीक है, ये लागू कब किया गया था? तो ये लागू किया गया था 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को लागू किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था जीवन बीमा को बढ़ावा देने के लिए। किसको? जीवन बीमा को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी धारकों के, किसके? जो पॉलिसी धारक के मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक मदद प्रदान करना। यानी कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी की, कोई पॉलिसी धारक है, अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, किसी दुर्घटना में या एक्सीडेंट में, ठीक है, तो उनके परिवार को आर्थिक मदद करना। क्योंकि अब जैसे गरीब फैमिली का कोई बंदा है, गरीब फैमिली में 4 लोग 5 लोग, कमाने वाला एक है, अनफॉर्चुनेटली वही बंदा क्या हो गया? उसकी मृत्यु हो गई किसी एक्सीडेंट से। अब मान लिया कहीं पर, कहाँ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, वहाँ पर काम कर रहा, हो सकता है 3-4 मंजिल काम कर रहा हो, वहाँ से अचानक गिर गया हो, तो हो सक क्या है, तो उनको कोई ना कोई फैमिली का सपोर्ट चाहिए, चाहे फैमिली सपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये जीवन ज्योति योजना स्टार्ट किए थे कि एटलीस्ट उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो इसकी जो पात्रता रखे गए थे, तो इसकी पात्रता क्या रखे गए थे? तो इसकी पात्रता 18 से 50 साल रखे गए थे, कि 18 से 50 साल के अगर बीच के कोई व्यक्ति है तो इस जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़ सकता है। किससे? पीएम जीवन ज्योति योजना से जुड़ सकता है। क्या रखे गए थे ये भाई? 18 से 50 साल के सभी व्यक्ति, इन दोनों के बीच के। ठीक है, और प्रीमियम क्या रखा गया था? तो प्रीमियम रखा गया था 330 रुपये। कितना रखा गया था? 330 रुपये प्रीमियम रखा गया था। कितना रखा गया था? प्रीमियम जो था 330 रुपये रखा था, लेकिन इसको अब बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया गया है?
प्रीमियम को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और ये बढ़ाया गया क्या था, ये 1 जून 2022 को बढ़ाया गया था, क्योंकि अब 436 रुपये कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 436 रुपये कर दिया गया है, ठीक। और इसमें बीमा कवरेज कितना दिया जाना था, तो बीमा कवरेज इसमें 2 लाख रुपए देना था। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जो बीमा कवरेज देना कितना, 2 लाख रुपए बीमा कवरेज था। और जिसमें टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं, ये लास्ट अपडेट कब का है, 27 अप्रैल 2022 का, जो गवर्नमेंट के आंकड़े के अनुसार 27 अप्रैल 2022 तक का जो आंकड़ा है, इसमें रजिस्ट्रेशन कितना बताया गया था कि रजिस्ट्रेशन 12.76 करोड़ इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है। कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 12.76 करोड़ इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए 436 रुपये पर ईयर जमा कर रहे हैं आप लोग, कितना, 436 रुपये पर ईयर। अब इतने का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे आप, सॉरी पर मंथ जमा कर रहे हैं, अगर आप इतने मल्टीप्लाई कर देंगे कितना पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा ना, तो उससे गवर्नमेंट का भी फायदा और जनता का भी फायदा है। जनता क्या फायदा है कि अब गरीब परिवार से कोई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जाता, दुर्घटना होता, तो उसको गवर्नमेंट सब सपोर्ट करेगी, किस रूप में, बीमा के रूप में, ठीक है। और टोटल दावे कितने किए गए हैं, तो टोटल दावे जो करने वाले लोग थे 5,76,121 लोगों ने क्या किया था, दावे ठोके थे। मतलब इतने लोग एक्सपायर हुए होंगे तभी दावे ठोके होंगे। कितना, 5,76,121 लोगों ने दावा ठोका था, जिसमें से गवर्नमेंट ने कितना भुगतान किया था, गवर्नमेंट ने 11,522 करोड़ का टोटल भुगतान किया था। कितना, 11,522 करोड़ का टोटल भुगतान की थी गवर्नमेंट ने, ठीक। इतने गवर्नमेंट ने भुगतान किया था। आपको डेटा फिगर फैक्ट याद करके रखना है। अब हम लोग आते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी सेम उसी तरह है, बस इसमें टाइम पीरियड अलग कर दिया गया है, यानी जो एज गैप कर दिया गया है उसका चेंज कर दिया गया है। एज गैप कितना रखा गया है, तो इसमें जो एज गैप है, ये भी आपके कब स्टार्ट किए गए थे, ये 9 मई 2015 को स्टार्ट किए गए थे, वो भी 9 मई 2015 को स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट किए गए थे, कोलकाता से। कहाँ से स्टार्ट किए गए थे, कोलकाता से स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। और इसी टाइम में कोलकाता में इलेक्शन होने वाले थे। कहाँ इलेक्शन होने वाले थे, कोलकाता में। वेस्ट बंगाल में क्या होना था, इलेक्शन, तो इसलिए कहाँ से गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, कोलकाता स्टार्ट की है। और आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई नई नई योजना आई हो, टाइम पीरियड थोड़ा हल्का पता हो, तो अगर आपको स्टेट पूछे तो आप लोग को सबसे पहले देखें कि इस टाइम यहाँ का चुनाव कहाँ का था। अगर नहीं आ रहा, बिल्कुल से नहीं आ रहा, तो आप लोग ऐसे तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर ये ऐसी योजना स्टार्ट की जाती हैं थोड़ा बेनिफिट लेने के लिए। वहाँ के जैसे मान लेते हैं कि एमपी, राजस्थान के चुनाव होने वाले हैं, यहाँ देखिए देखे होंगे आप लोग कि यहाँ पर काफ़ी घोषणाएं की गई थी। अब तो चुनाव आयोग ने डेट निर्धारित कर दिया, तो अब तो कोई घोषणा की नहीं जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले देखे होंगे आपने, नरेंद्र मोदी ने जो जहाँ जहाँ स्टेट में चुनाव होना था वहाँ काफ़ी घोषणाएं की थी कि ये हम करेंगे, ये किया, ये उद्घाटन किए थे, ठीक है। तो इस हिसाब से थोड़ा तुक्का भी लग सकता है हम लोग का। तो 9 मई 2015 को कोलकाता से स्टार्ट किया गया था। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, तो इसका लक्ष्य रखा था गरीब वर्गों के लोगों के लिए बीमा योजना का लाभ दिया जा सके। किसके, गरीब वर्ग के लोगों के लिए, ठीक है। गरीब वर्ग को लोगों के लिए लाभ देने के लिए योजना चलाई गई थी मिल रही, ठीक है। और क्या बात की गई थी इसमें, तो जो इसका टाइम पीरियड क्या था, 1 वर्ष के लिए, 1 जून से 31 मई, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर हिसाब से चलता है, 1 जून से 31 मई। और इसकी पात्रता, तो इसकी पात्रता ही मेन है, ठीक है। आपसे यहीं पर कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन में, क्या करेगा, यहीं पर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। क्या कहेगा, पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना आपका ये 18 से 50 साल तक थी जीवन ज्योति। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो सुरक्षा आपके 70 साल तक मिलेगी, लेकिन आपका जीवन जो जलेगा 25 साल तक ही जलेगा, ठीक है। याद करने का तरीका बता रहे हैं कि अगर आपकी जीवन की ज्योति 50 साल तक ही जलेगी, लेकिन आपको सुरक्षा 70 साल तक मिलेगी, ठीक। तो 1870 तक आपकी सुरक्षा दिया जाएगा, लेकिन आपकी जो जीवन की ज्योति जलाई जाएगी 50 साल तक ही जलेगी ज्योति आपके साथ। और इसका प्रीमियम कितना रखा गया था, तो स्टार्ट में इसका प्रीमियम 12 रुपये रखा गया था, लेकिन अब इस प्रीमियम को बढ़ा के 20 रुपये कर दिया गया। कब, 1 जून 2022 को। क्या कर दिया गया, इसका प्रीमियम 20 रुपये कर दिया गया। और इसका जो बैलेंस कटना था, इसको ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाएगा आपके अकाउंट से। कहाँ से, ऑटोमेटिक डिडक्शन कहाँ हो जाएगा, सेविंग अकाउंट से, ठीक है।
और इसका भी कवरेज कितना था, तो इसका भी कवरेज 2 लाख रुपए है। कितना है? 2 लाख रुपए। इसमें भी आपका 2 लाख का कवरेज जो क्लेम आप कर सकते हैं 2 लाख तक का, अगर इसके आप रजिस्टर बंदे हैं। ये मृत्यु और पूर्णतः अपंगता के लिए 2 लाख था, और अगर आंशिक रूप से कोई अपंग होता तो उसके लिए 1 लाख रुपया। आंशिक मतलब आधा। ठीक। अगर इसमें रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, जो इसमें टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ 27 अप्रैल 2022 तक, तो इसमें 28.37 करोड़ लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया है। पीछे वाले में कितना था आपका? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में, तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होता 12 से यानी 12.76 करोड़ लेकिन इसमें जस्ट दुगुना से ज़्यादा है, 28.37 करोड़। एक तो उसमें आपका एज गैप भी लगा हुआ है। कितना कितना एज कैप लगा हुआ है? 18 से 50 साल, तो इसलिए थोड़ा कम हो गए। और इसमें एज कैप आपका 18 से 70 है, तो इसलिए इसमें थोड़ा बढ़ भी गए, 18 से 28 करोड़ हो गए इसमें। दावे इसमें लेकिन कम किए गए हैं। दावे इसमें टोटल कितने किए गए हैं? 92,927 इसमें दावे किए गए हैं। ठीक है, टोटल कितने दावे किए गए हैं? 92,227 टोटल दावे किए गए हैं। और इसका टोटल गवर्नमेंट ने भुगतान कितने किया है? तो टोटल गवर्नमेंट ने भुगतान 1930 करोड़ को टोटल भुगतान किए हैं। तो इसमें टोटल जो गवर्नमेंट द्वारा भुगतान किया गया है, टोटल 1930 करोड़ का भुगतान किया गया है। ठीक है, लेकिन वहां पर आपको ज़्यादा भुगतान हुआ है जहां पर कम रजिस्टर बनते हैं, लेकिन वहां पर दावे ज़्यादा ठोके गए थे। ठीक है, अगली योजना आ जाते हैं हम लोग। कौन सी? उजाला योजना। कौन सी योजना? उजाला योजना चाहते हैं। ठीक, ये आपकी आरजीएसए के अंतर्गत लास्ट योजना है, जो प्रमुख योजना है। ठीक है, तो उजाला का क्या है फुल फॉर्म? तो उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी क्या है? एलईडी फॉर ऑल। ठीक, और इसमें क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें बचत लैंप योजना, ये पहली बात तो किसके स्थान पर लाए गए थे? तो जो ऑलरेडी कौन सी बचत लैंप योजना चल रही थी, कौन सी बचत लैंप योजना चल रही थी, उसी के स्थान पर उजाला योजना लाई गई थी। ठीक है, आपसे पूछ सकता है उजाला योजना किसको रिप्लेस करके लाया गया था, तो आप लोग क्या बताएंगे? बचत लैंप योजना, उसके स्थान पर ये इस योजना को लाया गया था। और ये इस योजना का नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब शुभारंभ किया गया था? तो 1 मई 2015 को स्टार्ट किए थे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और इसमें क्या था? इसमें था आपका कम मूल्यों पर यानी कम प्राइस पर एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे। ठीक है, जिससे कि बिजली की बचत हो सके, क्योंकि आप गांव में देखे होंगे 10-20 रुपये वाला बल्ब आता था, रेड वाला, उसको यूज करते थे तो आपका 100 वाट का होता था। अब जो आजकल के एलईडी आ रहे हैं 10 वाट, 20 वाट, 15 वाट इस आ रहे हैं, तो आपकी कितना बिजली बच रही है? तो इस बिजली बचत करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था, जिसके तहत गवर्नमेंट ने उजाला योजना लॉन्च की थी कि कम प्राइस में लोगों को एलईडी दिया जाए क्योंकि एलईडी महंगा भी रहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था। और इसमें 1 साल के अंदर ही, कब? 1 साल के भीतर ही 9 करोड़ एलईडी बल्ब की बिक्री हुई थी। कितनी? 9 करोड़ एलईडी की बल्ब की बिक्री गवर्नमेंट ने की थी, जिसके तहत 550 करोड़ रुपए की बचत भी हुई, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च हो गई, तो इससे बचत भी तो हो गई। कितना? तो 550 करोड़ की इसमें क्या हुई? बचत भी हुई थी। सॉरी। ठीक है, और कितना टोटल? 550 करोड़ की इसमें बचत हुए थे। और इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी, जो हिमाचल गवर्नमेंट है उसने भी स्टार्ट किया था। कौन से? इसी तरह पे क्या गृहिणी सुविधा योजना स्टार्ट चलाए थे। कौन से? गृहिणी सुविधा योजना। ये कौन चलाया था? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास यहीं पर समाप्त कर देते हैं। यहाँ तक आज की जो हमारी क्लास है यहीं तक होती है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या खत्म किया? तो सबसे पहले हमने आज खत्म जो किए हैं आरजीएस है। ठीक है, आरजीएस है 1.0। आरजीएस किसके अंतर्गत आता है? ये पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें 2018 में स्टार्ट किया गया था, और जिसमें सेंटर और स्टेट का जो रेशियो है बजट का 40-60 का है। यूटी में आपका कितना है?
और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का 90-10 का है। ठीक है, मेनली जो स्टार्ट किया गया था एसडीजी के लिए, यानी कि आपका सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। किसके लिए? सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और लेकिन अब इसका टाइम पीरियड यानी कि जो आप आरजीएस है 2.0 आ चुका है, जिसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। कब से? 2022 से 2026 तक की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, और इसमें क्या था, यानी कि जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को क्या करना, क्षमताओं को विकसित करना है। ये सब चीज़ के लिए स्टार्ट किया गया था। और जो आपको इसके अंतर्गत मेनली योजनाएं थी, तो उज्ज्वला योजना थी, मिशन इंद्रधनुष था, पीएम सौभाग्य योजना थी, पीएम जनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना एंड उजाला योजना। तो हमने उजाला योजना तक आपको खत्म कर दिया है आज, और अगली क्लास हमारी नेक्स्ट डे होगी। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो आज क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। अगली क्लास हमारा नेक्स्ट डे होगी। ठीक है, और आपको जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कराना है, वो भी अच्छे से पढ़ा कर, ये नहीं कि कुल सिलेबस ही खत्म कराना, अच्छे से आपको पूरा डिटेल में पढ़ा करके, और आपका रिवीजन भी कराया जाएगा और टेस्ट भी कराया जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि हमारे यूपी स्पेशल क्लास भी चल रही है पैरेलल, जिसमें कि आपको 7-8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं यूपी स्पेशल का। अभी उसका भी लगभग 10-12 लेक्चर हो गए, तो आपका टेंशन मत करिए। आपका इस महीने में या तो नवंबर के 10 तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, और आपको कंप्यूटर की भी क्लास जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए।